Oh, where are you going? Part 2. In third stanza of this poem, characters are named horror and hearer. Speaker is horror and listener is called hearer. बोलने वाला यानी कि स्पीकर इज़ कॉल्ड हॉरर एंड लिसनर इज़ कॉल्ड हियरर। अब ये खौफजदा करैक्टर कहता है, लुक एट डैट बर्ड, इस परिंदे को देखो। व्हाट इज़ इट, ये क्या है। ऐसा लगता है कि करैक्टर हॉरर हर दिखाई देने वाली चीज़ से खौफजदा है। परिंदे भी इसे खौफनाक लगते हैं कि यकीनन ये उसे नुकसान पहुंचाएंगे। दे आर वाइल्ड, दे आर हार्मफुल, दे आर फेरस। इसके बाद वो कहता है, डिड यू सी डैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज़। ट्विस्टेड मीन बल खाए हुए यानी कि घने, बलदार और घनी चीज़ को ट्विस्टेड कहा जाता है। यहाँ ट्विस्टेड ट्री से मुराद घने पेड़ हैं। एंड शेप मीन अ फिगर, मिस्टीरियस थिंग, शेप अ मिस्टीरियस पर्सन, पुरस्रार सूरत, पुरस्रार शक्ल। यहाँ वो कहना चाहता है कि देर आर स्पिरिट्स, देर आर ईवल स्पिरिट्स, रूहें, ईवल स्पिरिट्स, पुरस्रार रूहें। इन घने दरख्तों में खौफनाक परिंदे और पुरस्रार रूहें आबाद हैं जो कि आपको शिकार करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि नेक्स्ट लाइन में वो कहता है कि बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली। पहले इस अनदेखी पुरस्रार सूरत को इस डरने वाले करैक्टर ने शेप का नाम दिया, अब वो इसे फिगर का नाम देते हुए कहता है, इस ख्याल को क्लियर करता है कि ये बदरू खामोशी से तुम्हारा पीछा करेगी और सफ़र में पेश आने वाली मुश्किलात के साथ साथ इस ईवल स्पिरिट्स आर ऑल्सो विद यू, कि ये बदरूहें भी आपका पीछा करेंगी। फिर इसके बाद वो हीरर यानी सुनने वाले किरदार के बदन पर कुछ निशान देखता है। ऐसा लगता है कि ये किसी ख़तरनाक बीमारी की अलामत है। वो कहता है, द स्पॉट ऑन योर स्किन इज़ अ शॉकिंग डिजीज़। स्पॉट मीन निशान एंड शॉकिंग डिजीज़ इज़ अ सीरियस इलनेस। अब वो इस शख्स को बीमार होने से भी आगाह करता है कि हो सकता है उसकी स्किन पर दिखाई देने वाले ये निशान किसी ख़तरनाक बीमारी की अलामत हैं और वो आगे चलकर बहुत मुश्किल का शिकार हो सकता है कि कोई ख़तरनाक बीमारी उसे तकलीफ़ दे सकती है और वो बहुत मुश्किल का शिकार हो सकता है। नाउ बिगिन्स द फोर्थ एंड द लास्ट स्टेंजा। Here the brave character answered to this fearful character one by one. In first line he says, out of this house, said rider to reader. चूँकि फर्स्ट स्टैंजा में इन कैरेक्टर्स को राइडर और रीडर कहा गया था, एंड नाउ इन द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस लास्ट स्टैंजा दे आर कॉल्ड विद द सेम नेम्स बट अपोजिट सीक्वेंस। नाउ द स्पीकर इज़ राइडर। अब यहाँ मुखातिब शख्स यानी कि बात करने वाला राइडर है, ना कि रीडर। यानी कि वो करेजियस और ब्रेव पर्सन इस खौफजदा शख्स से मुखातिब होते हुए कहता है कि इस घर से बाहर, आउट ऑफ दिस हाउस, यू हैव कन्फाइंड इन योर हाउस एंड अफ्रेड ऑफ कमिंग आउट ऑफ दिस बिकॉज यू थिंक दैट इज़ अ सेफ प्लेस एंड यू आर कंफर्टेबल हेयर। You think that you have no worries here, no difficulties, no challenges. वो रीडर से कहता है कि आप ख़ुद को अपने इस घर में ही महफूज ख्याल करते हैं। No worries, no diseases, no difficulties are here. नेक्स्ट लाइन में वो कहता है, You will never will, said farer to fearer. तो जैसा कि सेकंड स्टेंजा में इन किरदारों को फारर और फियरर के नाम से जाहिर किया गया था, नाउ इन द सेकंड लाइन ऑफ दिस लास्ट स्टेंजा फारर जो कि दूर जाने वाला फीरर से मुखातिब होते हुए कहता है, यू आर नेवर विल, आप कभी अपनी इस पनाहगाह से बाहर नहीं आ पाएंगे। सिंबॉलिकली वो ये कहता है कि आप अपने इस खौफ पर काबू नहीं पा सकेंगे क्योंकि आप ना तो बाहर आएंगे और ना ही मुश्किलात का सामना करेंगे। जब तक खौफ या डराने वाली चीज़ों से मुकाबला ना किया जाए और अपने फियर को फेस ना किया जाए, आप इन पर काबू नहीं पा सकते। ही सेज डैट यू विल नॉट कम आउट ऑफ योर हाउस, यू विल नॉट लिव अ लाइफ ऑफ एक्टिविटी बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ द हार्डशिप्स, हर्डल्स एंड डिफ़िकल्टीज। दैट्स वाई यू विल रिमेन हेयर। इन दिस थर्ड लाइन दिस सिंबल ऑफ ब्रेवरी सेज, दे आर लुकिंग फॉर यू, सेड हियरर टू हॉरर। अब आप समझ गए होंगे कि जैसा कि थर्ड स्टेंजा में इन कैरेक्टर्स को हीरर और हॉरर का नाम दिया गया था, तो अब यहाँ ये हीरर हॉरर से मुखातिब है और हीरर इस हॉरर को आंसर करते हुए कहता है, दे आर लुकिंग फॉर यू।
It means all those things you are afraid of, they are in search of you and they may find you in this house also. कि जिन चीज़ों से तुम खौफज़दा हुए और खौफ खाए हुए हो, बाहर निकलने से डरते हो, वो तमाम खौफ और तमाम डराने वाली चीज़ें, all evil spirits, diseases, bad luck, wild birds, all these things may find you in your this haber as well. कि ये तमाम चीज़ें आपके इस पनाहगाह में, इस मकान में भी आ पहुँचेंगी. Why? Because they are in search of you. वो आपकी तलाश में हैं. अब हमें यहाँ ये आइडिया भी मिलता है कि जिन बातों से हम खौफज़दा होते हैं वो हमें आ लेती हैं, आ दबोचती हैं, और यह कि मुश्किलात से लड़ना और खौफ का सामना करना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है. And in the last line of the poem, the poet describes that as he left them there, as he left them there. The same words are repeated 2 times here. Why they are repeated? There can be multiple options. Sometimes the poet repeats words to produce a rhythmic effect. And sometimes he wants to put stress on his words और some idea. It means कि जब पोइट किसी बात को रिपीट करता है तो हो सकता है कि वो एक म्यूज़िकल इफ़ेक्ट दे रहा है, या वो किसी आइडिया या अपने वर्ड्स को पुरअसर बनाते हुए उस चीज़ पर ज़ोर देता है, इसलिए वो कुछ अल्फाज को रिपीट करता है. और अगर वो सेम लाइंस को एक साथ ही रिपीट करता है तो ये भी हो सकता है कि सेम वर्ड्स में वो मुख्तलिफ आइडियाज़ को बयान करता है, यानी ही प्रेजेंट्स डिफरेंट आइडियाज़ यूजिंग द सेम वर्ड्स रिपीटेडली. यहाँ जब वो कहता है एज ही लेफ्ट देम देयर, तो पोइट की मुराद ये हो सकती है कि तमाम डरने वाले, ऑल फियरर्स, वो इन्हें पीछे छोड़ गया. ही लेफ्ट देम देयर. एंड इन सेकेंड लाइन, them may stand for all comforts, house or safe places behind and move ahead fearlessly to discover something new. It is also possible that he left behind all the fears and fearers. तमाम डर और तमाम खौफ को वो पीछे ही छोड़ गया और तमाम डरने वालों को भी पीछे छोड़ गया. All fears and all fearers, यानी कि तमाम डर खौफ और तमाम डरने और खौफ खाने वालों को पीछे छोड़ते हुए द ब्रेव पर्सन, द बोल्ड करेक्टर मूव अहेड, वो आगे बढ़ गया. तो ये थी पोएम ऑफ वेयर आर यू गोइंग. Hope this video will be helpful to understand the meaning and idea of the poem. See you in the next video.